हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे भविष्य के शिक्षक, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम प्रश्नों की श्रृंखला, अपार श्रृंखला भंडार को लेके हर वीडियो में आते हैं और इस वीडियो में भी एक छोटा सा भंडारा जो प्रश्नों का बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में मैं उपस्थित हूँ। हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आगे होने वाली है और सीटेट परीक्षा, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंदी पेडागोजी के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है आपको बताना होगा। इवान पेवलोव का है, नोम चोम्स्की, जीन पियाजे, एल.एस. वाइगोत्स्की। किसका है आपको बताना है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये कहा था आपके, किसने कहा था? इन चारों वैज्ञानिकों में बताइए। तो सीधा सीधा यदि भाषा की बात कर रहा है तो वो करता है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की क्या करते हैं? भाषा की बात करते हैं, है ना। तो ये जन्म से ही भाषा सीखी जाती है, ये भी चोम्स्की ही बोलते हैं। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये चोम्स्की ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो चौथी पांचवी, है ना। फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास को हम क्या किससे प्राथमिकता देंगे? संस्कृत, विदेशी, अंग्रेजी, मातृभाषा। तो आपको बता दें, प्राथमिक शाला मतलब कि पहली से लेकर के पाँचवीं तक, और पहली से लेकर के पाँचवीं तक जो शिक्षण कराया जाता है वो मातृभाषा में कराएं तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना। तो मातृभाषा इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखो घुमावदार कर दिया, उच्च लिख करके घुमा दिया है, जो कि तो आपको समझना है कि उच्च हो या निम्न हो। प्राथमिक स्तर प्राथमिक होता है, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा से ही बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ना कि संस्कृत, विदेशी और अंग्रेजी से सीखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सभी सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? तो देखिए कितने घुमावदार और लंबे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये होगा, लिखने संबंधी दक्षता का परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भाषा जो है क्या है आपको बताना होगा कि नियमों की जानकारी से ही सीखी जाती है, या विद्यालय में ही सीखी जाती है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगम करती है। तो इन चारों में से आपको उत्तर बताना होगा कि जो भाषा होती है क्या है। तो भाषा आपको बता दें, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? बताना है इन चारों में से कि बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है। बोलना है, भाषा है, लिखना है, सुनना है। तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाषा। ठीक है, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? तो वो भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कहानी होती है, कहानी बच्चों को बहुत पसंद है। कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को निम्न में से किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए? तो विशेष बल नहीं देना है कहानी शिक्षण कराते समय, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, कहानी ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालक को मनोरंजन कराती है, या दूसरा, कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है, या तीसरा, कहानी के द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति का विकास कराया जा सकता है ना, या चौथा ऑप्शन बताना है आपको कि कहानी के द्वारा बालकों की तर्क शक्ति का विकास कराया जा सकता है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है नहीं वाला। तो इसका जो कहानी के लिए गलत हो जाएगा वो हो जाएगा, कहानी ही एक अच्छा साधन है जो बालकों को मनोरंजन कराती है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कहानी ही हो। बालक को अलग अलग तरीके से शिक्षण दे करके भी हम मनोरंजन से पढ़ा सकते हैं, शिक्षण करा सकते हैं, है ना। तो ये केवल आता है, जो ही आता है, ये वर्ड थोड़े नेगेटिव तरफ जाते हैं, है ना। तो इन नेगेटिव वर्डों को थोड़ा पकड़ना है और उसके बाद ही उसका आपको उत्तर देते हुए चलना है, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड ही क्या है ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्हीं वर्डों
से ही क्वेश्चन में आप उत्तर देने में बहुत सहायता मिलती है आपको। ठीक है मित्रों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो में आगे बहुत से वीडियो आने वाले हैं जो अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाते जाऊँगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में जाएगा आते जाएगा वीडियो अच्छे मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों आप हर वीडियो को देखें और प्रैक्टिस सेट पूरे लगाएं। हर सब्जेक्ट का अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हर सब्जेक्ट में क्या करें कि पूरे प्रैक्टिस सेटों को लगाएं। जैसे हिंदी के मैंने लगभग 16-17 प्रैक्टिस सेट अभी तक बना चुका है ना। तो कृपया पूरे प्रैक्टिस सेटों को देखें और आगे जितने भी आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट उनको सबको देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन क्या है बताना है आपको। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे हम। छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को अक्रियाशील बनाना, दूसरा छात्रों की बौद्धिक क्षमता को शून्य करना, या चौथा होगा, तीसरा है शिक्षा के कार्य को कठिन से कठिन बनाना, या चौथा छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, है ना। तो इन चारों में से आपको आंसर देना है, क्या होगा इसका आंसर। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लास्ट वाला, छात्रों की जो विभिन्न इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, ये जो इंद्रियां होती हैं इनको क्रियाशील बनाना ही क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर बच्चा देखेगा सुनेगा तो उसकी सारी इंद्रियां काम करेंगी, है ना, ये चीज़ें रहती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझना था आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, निम्न में से षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। षडानन का आपको अर्थ अगर पता होगा तो आपको बताना है कि षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें अलंकार का प्रायोगिकरण विधि, या रस का प्रायोगिकरण विधि, या फिर चित्र दिखाकर, या समास विग्रह। तो सीधा सीधा यहाँ पे षडानन में क्या होगा, समास विग्रह करके हम क्या कर सकते हैं, समास विग्रह विधि से हम इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखो, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा बाद में छात्र उसको उच्चारण करके दोहराता है। तो बताइए जरा इसमें कौन सी विधि होगी। वो सीधी सीधी बात है, जो पहले शिक्षक बोलेगा, ये शिक्षक है ये बालक है, सबसे पहले शिक्षक बोलेगा फिर उसी शब्द को बालक बोलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, दोहराव कर रहा है, दोहरा रहा है ना शब्द को। तो ये दोहराव मतलब कि होता है अनुकरण। तो जो शिक्षक बोलता है उसके बाद जो बालक बोलता है उसी को बोलते हैं हम दोहराना। मतलब कि ये अनुकरण विधि है, ये उसी चीज़ को शिक्षक बोल रहा है उसी चीज़ को बच्चा बोल रहा है, अनुकरण विधि में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह खालिस्तान भाषा नहीं, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं उसका। भाषा नहीं सीख रहा है, अगर गलती कर रहा है बच्चा तो बताना है भाषा नहीं सीख रहा है। दूसरा, उस बच्चे को भाषा सीखने से रोकना चाहिए। या तीसरा, वह बच्चा भाषा का ज्ञान सीख ही नहीं रह सकता। या फिर भाषा सीख रहा है। तो इन चारों में से इसका उत्तर बताना है, क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, भाषा सीख रहा है। यदि वो गलती कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव में लो। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वो आप उसको पॉजिटिव में लेना है, ये क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना है। अगर बच्चा गलती कर रहा है, कोई चीज़ बन नहीं रही है, तो आपको उसको पॉजिटिव में लेना है और समझाना है। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का मतलब होता है भूमिका निर्वाह का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए। आपको बताना है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। या फिर दूसरा होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। या चौथा होगा, बच्चों को अनुशासित रखना। तो मित्रों बताना है आपको इन चारों में से क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को कितने
भागों में विभाजित किया गया है, बताना है आपको। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को कितने भागों में, तो ये आपको बता दूं मैं, ये 6 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निगमन विधि में बल होता है, निगमन विधि में बल होता है रटने पर, खोजने पर, लिखित कार्य पर, सृजन पर। तो निगमन विधि जो होती है वो नियम से उदाहरण की ओर जाती है ना, तो ये निगमन विधि में बल किस पर होता है बताना है आपको। क्योंकि देखिए निगमन विधि तो होती है नियम पर आधारित, है ना, तो नियम को सबसे ज़्यादा तो रटेंगे, क्या करेंगे, रटेंगे, मतलब नियम पर आधारित यानी रटने पर आधारित होती है निगमन विधि। और जो आगमन विधि होती है वो उदाहरण से नियम की ओर जाती है, उसमें हम प्रैक्टिकली ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। तो ये रटने पर ज़्यादा बल देती है निगमन विधि। चलिए क्वेश्चन को समझिए अगला। भाषा भाषा की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को स्थान देना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे क्या करें, पहला व्यस्त रहें, वे कोई शिकायत ना करें, या फिर तीसरा पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख सकें, या चौथा है बच्चे अपने घर की सारी बात बता सकें। तो वो जो सटीक और सबसे अच्छा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा तीसरा, पढ़ाई जा रही विषय वस्तु है उसका अपने दैनिक जीवन से उसको वो जोड़ सकें, यही बच्चों के अनुभव को स्थान देना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, पहला पढ़ेंगे हम, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, दूसरा भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संरचना का अभ्यास करना, और तीसरा छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, और चौथा होगा बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्ति आदि के कोष में वृद्धि करना। तो इनमें आपको आंसर बताना है, इसका क्या आंसर होगा, तो सबसे लास्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सबसे लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्ति आदि के कोषों में वृद्धि करना। तो मित्रों आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्टफुल क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन करा लेने से कम 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं से मैं बहुत अच्छे से निचोड़ आपको क्वेश्चनों को दे रहा हूँ। पेडागोजी में आपको बहुत अच्छी एक तैयारी होने वाली है, ये मान के चलिए कि मेरे हर वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इन क्वेश्चनों से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक हज़ारों क्वेश्चनों का आपके पास में भंडार हो जाएगा, और आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चलिए मित्रों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।